नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश भर में नदियों पर 1000 से अधिक जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। इन पर आधुनिक जहाजों से परिवहन होगा। पिछले माह दिसंबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 15% बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ। भारत ने पाकिस्तान से उसकी जेलों में बंद 633 भारतीयों को रिहा करने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दोनों देशों से वार्ता और राजनय से संकट का समाधान करने का आग्रह किया। और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कहा है कि नदियों में आधुनिक क्रूज जहाज सेवा चलाने के लिए 1000 से ज्यादा जलमार्ग तैयार किए जा रहे हैं। सतत जलमार्गों के विकास के साथ भारत क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को ये बात कही। श्री मोदी ने बताया कि इस महीने की 13 तारीख को 2300 किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा की शुरुआत काशी से होगी, जो बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नदियों की सफाई में जन आंदोलन और लोगों के शामिल होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मां गंगा की सफाई के लिए शपथ लेनी होगी, तभी जाकर सरकार के सभी प्रयास सफल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि मां गंगा की पवित्रता हमारी साझी विरासत और जिम्मेदारी है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगा और पेयजल स्वच्छता की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बड़ा सुधार हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गंगा के किनारे बसे राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उनका मंत्रालय नदी पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के वास्ते गंगा नदी में जलमार्गों के विकास के लिए हर संभव सहायता देगा। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष गहरी चिंता का विषय है। ऑस्ट्रिया के वियना में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और इसलिए दोनों देशों से बातचीत और कूटनीति रास्ते पर वापसी की अपील कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में घोषणा की थी कि ये युद्ध युग का नहीं है। इसे कृपया दोबारा सुन लीजिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में ये घोषणा की थी कि ये युग युद्ध का नहीं है, जिसमें हिंसा और संघर्ष के जरिए आपसी विवादों और मतभेदों को नहीं सुलझाया जा सकता। विदेश मंत्री ने वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान ने कल एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। वर्ष 2008 के समझौते के प्रावधानों के अनुसार दोनों देश प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को 339 भारतीय नागरिक कैदी और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को 51 भारतीय नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की सूची दी है, जो भारतीय हैं। सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे सामान्य नागरिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों तथा उनकी नौकाओं को जल्दी से जल्दी छोड़ने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान से 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा गया है, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और इनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि भी हो गई है। इस संबंध में पाकिस्तान को पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान को उसकी हिरासत में बचे 30 मछुआरों और 22 सामान्य नागरिकों तथा तत्काल वाणिज्य दूत तक पहुंचा देने को कहा गया है। समाचार कक्ष में रोमा हंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पिछले माह दिसंबर में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में GST राजस्व 15% अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में पिछले महीने में वस्तुओं के आयात से होने वाली आय 8% से अधिक रही और घरेलू लेन देन से होने वाली आय में 18% की वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटे अनाज भारत की प्राचीन फसलें रही थीं। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका और एशिया में 9 करोड़ से अधिक लोग अपने आहार के लिए बाजरा पर निर्भर हैं। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। इस साल जनवरी महीने में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके अलावा बेलारूस और अजरबैजान में स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय खाद्य पदार्थों के आयातकों, खाद्य ब्लॉगर्स और स्थानीय रेस्तरां की भागीदारी के साथ बैठक का आयोजन करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जिले राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव में कल शाम 3 घरों में हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने हताहतों की संख्या की पुष्टि की है। ब्राजील में लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 77 वर्षीय लुला डी सिल्वा ने अक्टूबर में जाइर बोल्सोनारो को कड़े संघर्ष में हराकर तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। इससे पहले उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 1.5 वर्ष की सजा मिली थी। वर्ष 2003 से 2010 तक वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूर्व यूनियन नेता डी सिल्वा ने कमोडिटी बूम के दौरान लाखों लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नीति संबंधी मुद्दों की उनकी समझ और उन्मुख दृष्टिकोण का काफी सम्मान किया जाता था। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर मंजुला के साथ अपनी बातचीत को भी याद किया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से चर्चा प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता विशेषज्ञ से योग का महत्व और उसके लाभ संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106
और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बांग्लादेश में 10वां ढाका साहित्य महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस साहित्य महोत्सव में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह समेत दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार भाग लेंगे। ये कार्यक्रम कोविड महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतलहर से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है या उनका समय बदल दिया है। एक रिपोर्ट। राज्य में आज सुबह जबरदस्त कोहरे की वजह से वाहन लगभग रेंगते हुए चल रहे थे और कई स्थानों से दुर्घटनाओं के भी समाचार मिले हैं। हाथरस जिले में घने कोहरे की वजह से एक कार और ट्रैक्टर में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है और लंबी दूरी की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अलाव जलाने और रैन बसेरे में सुविधाएं देने का काम जरूर किया है, लेकिन रात में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच चला जा रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है और खासतौर पर सड़क पर गुजर बसर करने वाले लोग मुश्किल में हैं। कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं कुछ जिलों में इनके समय में भी तब्दीली की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। श्री जैनामणि ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। फोरकास्ट की बात करें तो ऑरेंज कलर वार्निंग जो है मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा या डेंस पक्का दिया गया है और दिल्ली में 3 या 4 तारीख को कोल्ड वेव हो सकता है और तापमान 4 से 6 डिग्री रहेगा मिनिमम। प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच आज शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। माल और सेवा कर GST में उल्लेखनीय वृद्धि अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, दिसंबर का GST राजस्व बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए। माल के आयात से राजस्व 8% बढ़ा, जबकि सेवाओं और घरेलू लेनदेन से वार्षिक आधार पर 18% बढ़ा। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, घर के किराए पर अब नहीं लगेगा GST, कुछ अन्य चीजों पर भी छूट। सकल घरेलू उत्पाद में कंपनी कर का हिस्सा बढ़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले पर अमर उजाला लिखता है, आतंकियों ने आधार से पहचाना, फिर 4 हिंदुओं को मार डाला। गोलीबारी में 6 लोग घायल, इनमें से 3 गंभीर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वर्ष 2023 में जारी रहेगी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्वास दिलाया, भारत की 1000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्विवाद देश की पहुंच के अंदर। हिंदुस्तान का कहना है, पिछले वर्ष शहरों के मुकाबले गांव रोजगार देने में आगे रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में नदियों पर 1000 से अधिक जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। इन पर आधुनिक जहाजों से परिवहन होगा। पिछले माह दिसंबर में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह 15% बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ। भारत ने पाकिस्तान से उसकी जेलों में बंद 633 भारतीयों को रिहा करने को कहा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दोनों देशों से वार्ता और राजनय से संकट का समाधान करने का आग्रह किया। और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट का चौथा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।